सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज है हमारा लेक्चर नंबर 2। हम लोगों ने क्लास 12th फिजिक्स स्टार्ट की है और कल हमारा पहला डे था। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग जाके देख सकते हो, और अगर आप लोग हमारे ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जो मेरा नंबर है वहां से जाके हमारे ग्रुप में कनेक्ट हो जाओ। वहां पर आप लोगों को मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा। बाकी देखो, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था चार्ज के बारे में कि चार्ज होता क्या है और चार्ज कैसे किसी बॉडी में जनरेट होता है, और बॉडी में जब चार्ज जनरेट होता है तो बॉडी किस तरीके से न्यूट्रल चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ऐसा कुछ हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। अब मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा, आप लोग जाके देख लेना, या लास्ट में मैं वीडियो डाल दूंगा पहले लेक्चर वाली। तो आज का जो हमारा काम रहने वाला है, सबसे पहले हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, जो हमारी यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कल हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में नहीं पढ़ा क्योंकि उससे पहले हमें समझना जरूरी था कि चार्ज क्या होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में आज हम लोग आने वाले हैं। ऐसा कुछ रहने वाला है हमारा आज का काम, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। तो देखो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारा चार्ज है दो टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। जब दो बॉडी को रब करते हैं तो बॉडी दोनों की दोनों बॉडी में रब करने के बाद चार्ज आ जाता है। कैसे पता चला, कॉम को हेयर के साथ जब हम रब करते हैं ना, तो रब की हुई इस कॉम को जब आप पेपर के छोटे छोटे पीसेस के पास लेके जाते हो तो कॉम पेपर के छोटे छोटे पीसेस को अट्रैक्ट कर रही होती है। तो हमें पता चलता है कि कॉम्ब में चार्ज आ गया, और रब किया हुआ जो मेरा हेयर है यहां पे अगर पेपर के पीसेस लेके फेंक दोगे ना तो वो भी चिपक जाएंगे। इसका मतलब इनमें आ गया है चार्ज। और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है उस बॉडी में आता है पॉजिटिव चार्ज, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन ले रही होती है उस पर आता है नेगेटिव चार्ज। बाकी डिटेल में मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है ना। क्लियर हो रहा है ना इतना, ठीक है। ये इसमें भी आते हैं थोड़ी देर में। तो अब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को अगर मैं तोड़ू ना बच्चों तो इसको ऐसा लिख सकता हूं, क्या बताओ, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मींस क्या हुआ बताओ तो, इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज, स्टैटिक्स मतलब क्या हुआ बताओ, रेस्ट, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जहां पे हम किसकी चार्ज की रेस्ट में स्टडी करेंगे, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लियर हो रहा है ना। फिजिक्स की वो ब्रांच जहां पे हम किसी भी चार्ज की रेस्ट में स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चार्ज की कुछ एग्जांपल बताया ना, जैसे कपड़ों के साथ एक बलून को रब करोगे, हेयर के पास लेके जाओगे तो हेयर बलून के साथ किस तरीके से अट्रैक्ट करता है, ठीक है। ये दिखाया हुआ है इस फोटो में। बाकी अब बात ये आती है ना कि हमारी जो पहली यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हम पढ़ क्यों रहे हैं। आप लोगों के दिमाग में आ तो रहा होगा, यार इतनी बेकार सी चीज, बेकार तो क्या, मैंने तो बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ा है। तो ये चीज पढ़ रहे हैं तो पढ़ क्यों रहे हैं, इसका हमारे डेली लाइफ में क्या यूज है, या जब दो बॉडी में चार्ज आता है तो वो चार्ज को हम ऐसे कैसे इस्तेमाल करें कि जो हमें फायदा पहुंचाए। समझ में आ रहा है कि बॉडी पे चार्ज तो आ जा रहा है, उस चार्ज की वजह से क्या हम कुछ अपना काम ले सकते हैं, तो ये समझने की कोशिश करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो यूज होता है बच्चों, लाउड स्पीकर्स में होता है। लाउड स्पीकर्स मींस जो अगर आप लोग कहीं रैली में गए हो उधर स्पीकर्स बज रहे हैं, कहीं पार्टी में गए हो, डीजे पार्टी जो भी है उधर स्पीकर्स बज रहे हैं, या फिर कहीं आप लोग गए हो रैली कर रहे हो, छोटे छोटे जो स्पीकर्स होते हैं, तो वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की हेल्प से हम लोग बॉडी में चार्ज जनरेट करते हैं, जिससे आपका लाउड स्पीकर का जो फिनोमेना है वो काम करता है, ठीक है ना। दूसरा देखो, जीरोक्स मशीन जो होती है, अगर आपने कोई प्रिंट आउट कोई नोट्स निकालने हैं तो वहां पे भी इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यूज करते हैं। एक्चुअल में ना इंक जो है ना, इंक और पेपर के बीच में चार्ज जनरेट होता है, जिस वजह से इंक पेपर पे क्या होती है, अट्रैक्ट हो रही होती है। पता है ना कि दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, प्लस और माइनस। देखो यहाँ पे दिखाया होगा, देखो सेम चार्ज एक दूसरे से रिपल करते हैं, सेम चार्ज रिपल करते हैं, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसी फिनोमेना पे आपका जीरोक्स मशीन काम करती है ये, ठीक है ना। उसके अलावा फ्लैश कलेक्शन ऑफ चिमनीज, मतलब ये हुआ कि जैसे फैक्ट्रियों में ना जब कोई चीज बनती है तो उस समय क्या होता है, बहुत सारा कार्बन एमिशन होता है, जो काला धुआं होता है वो उड़ रहा होता है। अब ये सारा का सारा काला धुआं अगर एटमॉस्फेयर में आ जाएगा तो कितना पॉल्यूशन बढ़ेगा। तो चिमनियों को इस तरीके से बनाया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा जो कार्बन है वो चिमनी की दीवारों में ही अटक जाए। ये जो आपकी चिमनियां देख रहे हैं ना आप लोग, तो इनकी ये जो दीवारें होती है अंदर साइड से, ज्यादा से ज्यादा कार्बन यहीं अटक जाता है, ठीक है ना। वही प्लस और माइनस के अट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी का यूज करके, तो इसलिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज बड़ी काम की है,
चार्ज के बारे में जब तक आपको उसकी प्रॉपर्टीज का पता नहीं होगा तो आने वाले टाइम में आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। तो चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज मैं आज बताने वाला हूं, और एक दो प्रॉपर्टी जैसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हो गया, उनके ऊपर पूरा एक सिंगल लेक्चर लेके आने वाला हूं, क्योंकि वहां पे ढेर सारे आप लोगों को न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो अरे यार ये एडिटर ने क्या डाल दिया, चलो कोई नहीं, देखो ना बहुत क्रिएटिव एडिटर है मेरा ना। तो देखो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में आप लोगों को बताऊं तो पहली प्रॉपर्टी है लाइक चार्जेस रिपल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब लाइक चार्जेस रिपल मतलब समझते हो, क्या एक लड़के की किसी दूसरे लड़के के साथ शादी हो सकती है क्या? कुछ लोग सोच रहे होंगे हाँ हो सकती है, मतलब वो बहुत ऐसी चॉइस वाले बहुत कम होते हैं, है ना। जनरली लड़का लड़के से शादी नहीं कर सकता, लड़की लड़की से शादी नहीं कर सकती, वो दूर भागते हैं। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज को किसी दूसरे पॉजिटिव चार्ज के पास लेके आओगे ना, ऐसे लड़ रही हैं ये, देखो ये फाइट कर रही हैं, रिपल करते हैं ये अरे यार लड़के तो लड़ते ही नहीं है, लड़ रहे हैं बेचारे, लड़की के चक्कर में लड़ रहे होंगे पक्का, लड़की के चक्कर में बाबू भैया। तो दो सेम चार्ज हमेशा एक दूसरे को रिपल करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव भी दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं यार एडिटर भाई। ये है आपका अगर प्लस तो ये क्या है आपका माइनस, और अट्रैक्शन आप लोग देख ही रहे हो भैया, ठीक है ना। तो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। मेन ये इसलिए डाला गया ना कि आप लोगों के दिमाग में क्लिक कर जाए, ठीक है। आगे बढ़े। अब हम लोग चार्ज की अगली प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी मतलब कि चार्ज जस्ट एक नंबर की तरह है, उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या बताता है कि अगर आपके पास कोई सिस्टम है, मान लो ये ऐसा कोई सिस्टम है, ठीक है ना, ध्यान सुनना। इस सिस्टम में ढेर सारे अलग अलग पॉइंट पे चार्जेस हैं। यहाँ पर का चार्ज है आपका +7 कूलम, यहाँ पर का चार्ज है आपका +6 कूलम, यहाँ पर का चार्ज है आपका -3 कूलम, क्योंकि आपको पता चल गया चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी। यहाँ पर का चार्ज है -2 कूलम और यहाँ पर का चार्ज है आपका +1 कूलम। और मैं आपसे पूछूं कि इस पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज कितना होगा, तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज कहता है कि किसी भी सिस्टम का जो टोटल चार्ज है उस सिस्टम में प्रेजेंट हर इंडिविजुअल चार्जेस के एल्जेब्रिक सम के बराबर होता है। एल्जेब्रिक सम मतलब जैसे जैसे चार्ज है सब लेते रहो, +7 +6, ध्यान से देखना, -3 -2 +1, ठीक है ना। तो ये -5 हो गया, तो यहां पर से 1 + 1 2, 7 + 2 9, तो +9 आ गया चार्ज। और चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। इसी को बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। किसी भी सिस्टम का टोटल चार्ज पता करना, उस पर प्रेजेंट हर इंडिविजुअल चार्जेस को ऐड कर दो। अब प्लस वाले के लिए प्लस, माइनस वाले के लिए माइनस। तो इसका एक जनरल फॉर्मूला ऐसा बन सकता है। अब आपको जरूरी थोड़ी है कि चार्ज यही हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो मान लो एक सिस्टम है, यहाँ पे ढेर सारे चार्जेस हैं, यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे चार्ज Q2 है, सो ऑन हो सकते हैं बहुत सारे, और यहाँ पे चार्ज क्या है? Q1। अब मैं आपसे बोलूंगा कि इस सिस्टम का टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे बताओ? Q1 + Q2 + Q3 Q4 Q5 सो ऑन करके Qn। इस तरीके से आप इस सिस्टम का टोटल चार्ज निकाल सकते हो। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। बहुत आसान, बहुत सिंपल, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे बढ़े। चार्ज की अगली प्रॉपर्टी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जिंदगी में बच्चों को, हर किसी स्टूडेंट को कंजर्वेशन वाली डेफिनेशन याद होती है। बता दो जरा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर्स वन फॉर्म टू अनदर। यही तो होता है। या किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहती है? कंजर्व। इसी डेफिनेशन में एनर्जी को रिप्लेस कर दो चार्ज से। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर्स वन फॉर्म टू अनदर। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को जनरल एग्जांपल समझाने से पहले थोड़ा एक ऐसा एग्जांपल से समझाता हूं कि जिससे आप लोगों को समझ में आए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता क्या है, ठीक है ना। तो उसके लिए मैंने क्या करना पड़ेगा, चलो यहीं पर को समझा देता हूं। मान लो मेरे पास एक बॉडी है A और एक बॉडी है B। ध्यान सुनना, अभी न्यूट्रल बॉडीज हैं, ठीक है। अब हर बॉडी में कुछ ना कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मान लो A बॉडी में 50 फ्री इलेक्ट्रॉन है, B बॉडी में 70 फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। दोनों को रब करते हैं तेजी से। रब करने से क्या होगा? हीट जनरेट होगी। हीट जनरेट होगी तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इनको एनर्जी मिलेगी। तो एनर्जी मिलने से क्या होगा? देखो, कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल के A से B में चले जाएंगे, है ना। कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल के कहां से कहां चले जाएंगे? मैंने बोला A से B में। तो मान लो A से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के B में चले गए, 5 इलेक्ट्रॉन। तो अब A में कितने बचेंगे बताओ? 45। और B में कितने हो जाएंगे अब? 75। तो बताओ, पहले 50 इलेक्ट्रॉन यहां थे, इधर 70, दोनों को ऐड करो तो कितना होगा बताओ?
दोनों को ऐड करोगे तो 120 होएगा। अब यहाँ 45 बचे, यहाँ 75, दोनों को ऐड करो तो कितना होएगा बताओ? होएगा मतलब 120 होएगा। इसका मतलब ना तो चार्ज को हमने क्रिएट किया है ना डिस्ट्रॉय किया है, बट चार्ज को ट्रांसफर किया है एक जगह से दूसरी जगह। समझ में आ रहा है ना? या टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ऐसे भी चेक कर सकते हो, ये न्यूट्रल है तो इसका चार्ज अभी कितना है भैया? 0। ये न्यूट्रल है तो इसका चार्ज 0, तो 0 + 0 करोगे तो 0। अब इसने 5 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं ना, तो जो इलेक्ट्रॉन देता है उसमें क्या आता है? प्लस। तो इसमें 5 दिए हैं तो +5 आएगा, मान लो खाली समझने के लिए। इसने 5 लिए हैं तो इसमें क्या आएगा? -5। अगर आप दोनों को ऐड करते हो तो कितना आएगा? +5 - 5 करोगे तो 0। इसका मतलब चार्ज तो कंजर्व है ना? समझ में आ रहा है ना? लेकिन ये एग्जाम्पल कभी आप लोगों ने दिखाना नहीं है, सिर्फ क्योंकि क्यों नहीं दिखाना बोलोगे आप? बोलोगे ये भी तो दिखा सकते हैं बच्चों ना, हर बॉडी में लाखों करोड़ों में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है? तो ये सिर्फ समझाने के लिए है। तो आप लोग बोलोगे कि सर अब ये समझाने के लिए है, तो अब हम लोग कौन सा एग्जाम्पल दिखाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के कुछ अच्छे एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अच्छे मतलब कि ईजी भी बताऊंगा, कुछ डिफिकल्ट भी बताऊंगा जानबूझ के, इसलिए क्योंकि सेकेंड बुक में एक हमारा चैप्टर का नाम है न्यूक्लिया है, वहां पे आपको बहुत हेल्प होगी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का जो पहला एग्जांपल है, जब रॉक सॉल्ट को हम आयोनाइज करते हैं ना बच्चों, यह है आप लोगों का रॉक सॉल्ट, ठीक है ना, जिसको हम लोग काला नमक भी कहते हैं, ठीक है ना। तो आयोनाइज करते हैं तो क्या होता है पता है? जैसे रॉक सॉल्ट मतलब NaCl हो गया, ठीक है। अब ये रिवर्सिबल प्रोसेस, तो ये साइन लगाओगे, ये टूटता है आपका Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में। तो ये कंपाउंड है तो इसका नेट चार्ज 0, इसका कितना है? +1 और इसका कितना है? -1, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर दो, अभी भी कितना आएगा? 0। इसका मतलब चार्ज ना तो क्रिएट हो रहा है ना डिस्ट्रॉय हो रहा है। समझ में आया ना? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का ये पहला एग्जांपल है। आया समझ में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो कमेंट में बताना। कमेंट में बताओगे तो रीच बढ़ेगी, और दोस्तों के साथ शेयर तो भैया करना ही करना है। ऐसे ही अगर फिजिक्स का इंटरेस्टिंग लेक्चर अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है और आपने सोचते हो कि यार मेरे को मैथ्स भी कोई ऐसे पढ़ा दे, काश की कोई मेरे को मैथ्स ऐसे पढ़ा दे तो मजा ही आ जाता, तो आपके लिए मैं एक बहुत मतलब अच्छे मैथमेटिशियन का नाम लेने वाला हूं, संजय खोलिया। मेरे ही मित्र हैं, बहुत गजब मेहनत से पढ़ा रहे हैं। आप लोग जाके देखो, सब्सक्राइब करो संजय खोलिया, बस मजा आ जाएगा, ठीक है। अगला एग्जांपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन ना बहुत खतरनाक रिएक्शन है। न्यूक्लियर फिशन में क्या होता है? कुछ ना ऐसे एलिमेंट हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट हमारी पीरियोडिक टेबल में पाए जाते हैं, जिनका न्यूक्लियस बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। लेड के बाद के जितने भी एलिमेंट है ना पीरियोडिक टेबल में, उनका न्यूक्लियस बहुत अनस्टेबल होता है। जैसे कुछ एग्जांपल, रेडियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम, थोरियम। तो पता है इनका न्यूक्लियस ऐसे वो चुपचाप बैठा भी होगा ना एटम, उनका न्यूक्लियस इतना अनस्टेबल है कि उससे रेडिएशन निकलता है। और रेडिएशन 3 टाइप का निकलता है, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रे, ठीक है ना, गामा रे। इस तरीके से उससे रेडिएशन निकलता है। तो ये तो पार्टिकल्स हैं, इनकी बात अभी करनी नहीं है। तो जनरली रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होता है ना, उससे रेडिएशन निकलता है। क्या निकलता है? रेडिएशन, ठीक है ना। तो यही रेडियो एक्टिव एलिमेंट में कोई यूरेनियम होता है। क्या होता है? यूरेनियम। जनरली जो यूरेनियम है ना, आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो 92 इस फॉर्म पे दिखाई देता है। अरे भैया 92U238 फॉर्म पे दिखाई देता है, बट इसमें से हम लोग ना इसका आइसोटोप यूज करते हैं किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए। 92U235 यूज किया जाता है 38 के बदले, ये इसका आइसोटोप होता है, ठीक है ना। खैर अब मैं आपको अब मुद्दे की बात बताता हूँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का अगला एग्जाम्पल देखो ना, जो आपने देखा होगा वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे शायद मेरे ख्याल से जापान में अमेरिका ने एटम बॉम्ब गिराया था, हिरोशिमा और नागासाकी 2 जगह। और पता है जहाँ पे एटम बॉम्ब गिरा था ना, वहाँ के आसपास के जो लोग थे ना, जस्ट जहाँ पे बॉम्ब गिरा था सब भाप बन के उड़ गए थे। और मतलब 10 से 15 किलोमीटर के दायरे के लोग ना सब अच्छे से झुलस गए थे, कोई भी नहीं बचा। लगा लो यार, इतना खतरनाक होता है एटम बॉम्ब, ठीक है ना। अभी भी पता है वहाँ जो बच्चे होते हैं ना पैदा, वो डिफेक्टेड बच्चे पैदा होते हैं यार, भगवान कभी ऐसा ना करे। बट वो एटम बम के अंदर जो रिएक्शन होती है ना, वो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होती है, वहाँ न्यूक्लियस को तोड़ा जाता है। कैसे तोड़ा जाता है सुनना जरा, ये रिएक्शन लिखी है, वैसे तो अब थोड़ा सा साफ नहीं है इसलिए मैं लिख देता हूँ। न्यूट्रॉन्स का जब बॉम्बार्डमेंट कराते हैं 0N1 से लिखते हैं, हाँ किसमें? यूरेनियम में, 92 यूरेनियम 235 में। तो पता है आपका ये यूरेनियम फिशन का मतलब होता है टूटना, ये यूरेनियम टूट जाता है। 56 बेरियम 141 बेरियम में टूटता है, प्लस 36 क्रिप्टन 92 क्रिप्टन में टूटता है। साथ में 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं 0N1, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी निकलती है।
ठीक है, ये एनर्जी पता है लगभग 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है, मतलब 200 मिलियन मतलब 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक यूरेनियम के एटम में। अगर आप 100 ग्राम यूरेनियम ले जा रहे हो तो हजारों लाखों करोड़ों एटम्स होंगे, एक एटम से इतनी एनर्जी निकल रही है तो करोड़ों एटम से कितनी निकलेगी, कितना खतरनाक धमाका होगा। देखो ना यार जरा कितना खतरनाक धमाका हुआ होगा, सोचो जरा कि अगर हम, नहीं यार ये सोच भी नहीं सकते, बहुत खतरनाक चीज है। ठीक है, तो इसको एक बार चेक करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के हिसाब से चेक करते हैं। ठीक है, कि क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा। आप बोलोगे यार इतनी बेकार सी इतनी बड़ी ये इक्वेशन लिखा रहा है, क्यों लिखा रहा होगा, उतना इजी NaCl वाला है तो सही यार, क्यों पढ़ना है हमने ये बच्चों, इसलिए पढ़ना है ना ये, क्योंकि न्यूक्लियर फिशन जो है आप लोगों का न्यूक्लियर चैप्टर में आप लोगों का दोबारा आने वाला है, तब आपने ये याद करना ही करना है। अभी याद कर लोगे तो तब फायदा होगा, अभी याद नहीं भी करोगे ना दिमाग में तो रहेगा कि यार मैंने पढ़ा था, तो हो जाएगा याद। चेक करें, देखो एटॉमिक नंबर चेक करते हैं, 92 + 0 कितना होएगा 92, जल्दी बताना। 56 + 36 कितना होगा 92, ठीक है 92 हो गया, प्लस 3 × 0 करोगे 0, तो 92 + 0 92, तो एटॉमिक नंबर इधर भी 92 है इधर भी 92 है, बैलेंस है ना, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत उम्दा, बहुत अच्छा। इधर चेक करते हैं, मास नंबर 235 है, 1 है, तो दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 236। 141 + 92 करोगे तो ये 92 है, हाँ 141 + 92 करोगे 233, बहुत शानदार। फिर प्लस 3 × 1 करोगे तो 3, 233 + 3 करोगे तो 236, तो बैलेंस है ना मास नंबर एटॉमिक नंबर, इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जांपल जो है पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन का मतलब कि जब गामा रेडिएशन ना, जो मैंने बताया था ना रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलता है, तो गामा जो रे है गामा रेडिएशन, ठीक है, आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी आइंस्टाइन की, मास एनर्जी, एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है मास में, और मास किस में कन्वर्ट होता है एनर्जी में। तो इसका मतलब ना इंसान मर सकता है, अगर इंसान मरेगा ना तो उसका जो मास है सारा का सारा बॉडी का वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारी जो सोल है ना एनर्जी के फॉर्म पे घूमते रहेगी, फिर दोबारा से वो क्या करेगी मास बनाएगी। क्या बनाएगी? तो मास और एनर्जी एक दूसरे से रिलेटेड है। तो गामा रे एक एनर्जी है, ठीक है, गामा रे क्या है एनर्जी। तो जब भी एनर्जी गायब होगी तो ये, या एनर्जी को अगर मैं गायब करने की कोशिश करूंगा तो किस में कन्वर्ट होगा मास में। तो गामा रेडिएशन 2 मास में कन्वर्ट होता है। किस किस में होता है सुनना जरा। एक बनता है इलेक्ट्रॉन, क्या बनता है, ठीक है, जब भी एनर्जी गायब होती है गामा रेडिएशन तो एक बनता है इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन का उल्टा बनता है। आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन का अपोजिट होता है प्रोटॉन, मैं बोलूंगा बिल्कुल गलत, इसलिए क्योंकि देख इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है ना 9.1 × 10⁻31 kg होता है, और जो आपका प्रोटॉन का मास होता है 1.6726 × 10⁻27 kg होता है। अपोजिट होने के लिए मास भी तो बराबर होना चाहिए ना, एंटी पार्टिकल होने के लिए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल प्रोटॉन बिल्कुल नहीं होता है। तो कौन होता है? ये होता है पॉजिट्रॉन, ठीक है ना। तो जब भी गामा रेडिएशन मास में कन्वर्ट होता है तो एक इलेक्ट्रॉन बनता है और एक क्या बनता है, ऐसा लिखो इसको, एक बनता है इलेक्ट्रॉन और एक बनता है पॉजिट्रॉन। दोनों का मास बराबर होता है, नेचर जस्ट अपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो पॉजिट्रॉन क्या है, पॉजिटिव है। समझ में आ गया ना। चेक करें, एनर्जी है तो इसका नेट चार्ज 0, इलेक्ट्रॉन का -1, पॉजिट्रॉन का +1, सॉरी दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 0। तो चार्ज बैलेंस तो है, रिएक्शन से पहले रिएक्शन के बाद का, ठीक है ना। समझ में आ गया। लास्ट एग्जाम्पल यह है एनहिलेशन। इससे पहले पेयर प्रोडक्शन लिखा होगा इस रिएक्शन का नाम। क्यों लिखा? क्योंकि एनर्जी ना 2 पेयर्स, एक जो पेयर है एंटी पार्टिकल्स में कन्वर्ट हुई, एनर्जी मास में कन्वर्ट हुई, तो एनर्जी ने एक पेयर बनाया, इसलिए पेयर प्रोडक्शन। समझ में आया। इससे पहले रिएक्शन का नाम ये न्यूक्लियर क्या थी, फिशन, टूटना, न्यूक्लियस टूट रहा है ना बेरियम और क्रिप्टन में, ध्यान रखना, ठीक है। एनहिलेशन मतलब कि मास का गायब होकर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाना, इक्वल टू mc² से। तो जब किसी ना इलेक्ट्रॉन को बच्चों किससे, पॉजिट्रॉन से मिलाते हैं, तो ये दोनों मिलके, देख इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, पॉजिट्रॉन पॉजिटिव है, दोनों का मास बराबर है, नेचर अपोजिट है। तो 2 अपोजिट नेचर की चीजें मिलती है ना, जब भी 2 अपोजिट नेचर के मासेस मिल जाएंगे, बराबर मास है अपोजिट नेचर के, तो मिलके ना बूम करेंगे और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? एनर्जी में। तो इसको बोलते हैं एनहिलेशन, मास एनर्जी में गायब हो गया है, ठीक है ना। चार्ज चेक करें, इसका -1 है और इसका कितना है +1, ठीक है। तो कितना आ गया 0, एनर्जी है तो इसका, अच्छा यहाँ पे ना बच्चों 2 गामा रेडिएशन निकलता है, सॉरी
तो यहाँ पर को भी नेट चार्ज कितना आ गया, 0। आपको बताऊँ अच्छा है कि ना हम लोग सब सारे के सारे इस दुनिया में इलेक्ट्रॉन के बने हुए हैं। अगर आधी दुनिया इलेक्ट्रॉन की और आधी दुनिया पॉजिट्रॉन की मिलके बनी होती है ना, और हम कभी एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं ना, भैया जिस दिन मैं इलेक्ट्रॉन का बनाऊं और सुरेश पॉजिट्रॉन का बनाए, तो रमेश और सुरेश अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे ना, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना। तो अभी अलग अलग तरीके की वॉर है। हो सकता है कि कोई एलियन आए अलग प्लेनेट से और वो उनको पता है कि अर्थ में सब इलेक्ट्रॉन के बने हैं, उन्होंने बाहर से पॉजिट्रॉन की बारिश करना स्टार्ट कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन मिल के ना एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे, हमारी दुनिया वैसे ही तबाह हो जाएगी। समझ में आया ना। तो चीज़ें इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा ना। बाकी थैंक यू। तो बच्चों ये था आज का लेक्चर। इसके नोट्स मैं आप लोगों को आज शायद से मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। वैसे भी अभी इतना ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, देखते हैं। वैसे आज मैं प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आज प्रोवाइड नहीं कराए तो मैं कल क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में एक साथ स्टार्टिंग से अभी तक के नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। 2-3-4 पेज के, ज़्यादा पेज के है नहीं, ठीक है ना। हैंड रिटन नोट्स है, आप लोग नोट जरूर कर लेना। थैंक यू।